हेलो बच्चों, आज हम हिंदी सरयू गद्य का गुल्ली डंडा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक है प्रेमचंद। लेखक परिचय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेखक परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ। इनके पिता का नाम आनंदी, इनकी माता का नाम आनंदी देवी एवं पिता का नाम मुंशी अजय ब्राह्म था। ये लम्ही डाकघर में डाक मुंशी थे। 7 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत होने से इनकी बचपन एवं किशोर जीवन संघर्ष में रहा। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तु था। पढ़ने का शौक इनको बचपन से ही था। 1898 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखते हुए 1910 ईस्वी में इंटर और 1919 में बीए पास किया। बीए करने के पश्चात आप शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1906 ईस्वी में इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन करते हुए बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। उनके 3 संतानें हुई। सोजे वतन पर रोक तथा लेखन बंद करने के अंग्रेजी सरकार के आदेश के बाद मुंशी दया नारायण की सलाह से इन्होंने प्रेमचंद नाम से लेखन प्रारंभ किया। यह नाम ही आगे चलकर प्रसिद्ध हो गया। उर्दू में लेखन कार्य ये नवाब राय के नाम से करते थे। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र था। उनकी लंबी बीमारी तत्पश्चात निधन के कारण पूरा न हो सका। इनके पुत्र अमृत नाय ने इस उपन्यास को पूरा कर पुत्र धर्म का निर्वहन किया। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को कई नाटक, निबंध, उपन्यास एवं कहानी जैसी अनेक विधाओं से समृद्ध किया। साथ ही उन्होंने संपादन एवं अनुवाद कार्य भी किया, परंतु इनको प्रसिद्ध एवं कथाकार एवं उपन्यासकार के रूप में ही मिली। बंगाली के प्रसिद्ध साहित्यकार शरद चंद्र ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी है। बंगाली के प्रसिद्ध साहित्यकार शरद चंद्र ने उपन्यास सम्राट की उपाधि दी है। प्रेमचंद तत्पश्चात उपन्यास सम्राट नाम से प्रसिद्ध रहे। इनका रचना संसार इस प्रकार है। नाटक लिखे हैं इन्होंने। संग्राम 1922 ईस्वी में लिखा एवं करबला 1928 ईस्वी में लिखा। इन्होंने कुछ निबंध और लेख भी लिखे हैं, जैसे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रेमचंद के निबंध छपते रहे। इनमें इन्होंने सामाजिक एवं साहित्यिक चिंताओं की अभिव्यक्ति की है। प्रेमचंद के निबंधों का संकलन प्रेमचंद विविध प्रसंग, जिसके 3 भाग है, तथा प्रेमचंद कुछ विचार नाम की पुस्तकों में मिलता है। इनमें से कुछ प्रमुख निबंध साहित्य का उद्देश्य, कहानी कला भाग 1, 2, 3, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान आदि है। अनुवाद 1 टॉल्स्टॉय की कहानियाँ 1923 ईस्वी, गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल 1930 ईस्वी, चांदी की डिबिया 1931 ईस्वी और न्याय 1931 ईस्वी नाम से अनुवाद किया। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियाँ लिखी है, जिनमें से 3 अभी अप्राप्य है। इनकी प्रथम कहानी कौन सी है, यह तय करना बड़ा ही कठिन है। फिर भी कुछ विद्वान संसार का अनमोल रत्न को प्रेमचंद की पहली कहानी मानते हैं, तो कुछ पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी को प्रथम कहानी मानते हैं। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से जून 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके जीवन काल में कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। एक सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा। चौथा है प्रेम 25, 5वां है प्रेम प्रतिमा,
छठा है प्रेम द्वादशी, सातवां है समर यात्रा, नेक्स्ट है मानसरोवर भाग 1 और 2 और कफन। कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है। प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात इनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद जी की कहानियों के विकास क्रम को 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। प्रथम है 1916 ईस्वी से 20 तक, द्वितीय 1920 ईस्वी से 1930 तक एवं तृतीय है 1930 ईस्वी से 1936 तक। इन कालों में कहानियों के अलग अलग रूप सामने आते हैं। पत्र पत्रिकाएं इन्होंने लिखी है। 1922 ईस्वी में माधुरी पत्रिका का संपादन किया। 1930 ईस्वी में हंस मासिक पत्रिका का प्रकाशन संपादन किया तथा 1931 ईस्वी में जागरण साप्ताहिक का संपादन किया। इन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे प्रेमचंद द्वारा कुल 15 उपन्यास लिखे गए हैं, जिनमें से काल क्रमानुसार निम्नांकित प्रमुख है। वरदान ये अनुदित उपन्यास है, 1921 ईस्वी में लिखा गया है। प्रेमा 1907 ईस्वी में, रूठी रानी 1907, सेवा सदन 1918 ईस्वी, प्रेमाश्रम 1921 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, कायाकल्प 1926 ईस्वी, निर्मला 1927 का है। गबन 1931 ईस्वी में लिखा गया। कर्मभूमि 1932 ईस्वी में और गोदान इनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो कि 1936 ईस्वी में लिखा गया। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है, यह 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पाठ परिचय। यहाँ आज हम मुंशी प्रेमचंद की जो गुल्ली डंडा कहानी पढ़ने जा रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। प्रस्तुत कहानी में गुल्ली डंडा में बचपन की यादें संजोई गई है। कहानी बड़े कौशल से इस सच्चाई को चरितार्थ करती है कि पद और प्रतिष्ठा मनुष्य के बीच के नैसर्गिक संबंध को समाप्त कर देती है। कहानी में कथा नायक और गया दोनों बाल सखा है। दोनों ही बाल अवस्था में बिना किसी भेदभाव के गुल्ली डंडा खेलते थे। कथा नायक, जो कि थानेदार का लड़का था, दाव देने के विवाद में गया के हाथों पिट भी गया था, परंतु उसने किसी से शिकायत नहीं की। 20 साल बाद कथा नायक, जो अब इंजीनियर हो गया है, उसी गांव में आता है। यहाँ वह बचपन की स्मृतियों को सजीव करने के लिए गया से मिलता है और उसके साथ गुल्ली डंडा खेलना चाहता है। बहुत आग्रह करने पर गया खेलता तो है, लेकिन उसके खेल में बचपन वाली बात कथा नायक को नजर नहीं आती है। यहाँ कथा नायक सोचता है कि उसकी अफसरी गया और उसके बीच दीवार बन गई है। यह दर्शाते हुए कहानी का समापन हो जाता है। मूल पाठ। हमारे अंग्रेज दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लोन की ज़रूरत, न कोट की, न नेट की, न थापे की। मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब क्या है, सबसे बड़ी खामी क्या है? उनके सामान बहुत महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो सकता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर्ड फिटकरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। इसलिए भारतीय खेलों को तो सबसे ज़्यादा वरीयता दी जानी चाहिए।
अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन होता है, गरीबों के लिए तो भारतीय खेल ही है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मढ़ते हो? ठीक है, गुल्ली डंडा से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्रिकेट से सिर फूट जाने का, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज भी बना हुआ है, तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी है जो थापी को वैशाली से बदल बैठे। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चौंचलों के प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही नहीं थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे बैग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है, और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। न नहाने की सुध है न खाने की, गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी ही हो, उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था ये भी पता नहीं था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और उसे अपनी गोइयां बना लेते थे। एक दिन मैं और गया दोनों ही खेल रहे थे, वह पदा रहा था, मैं पद रहा था। कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा, अनुनय विनय का कोई असर न हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा दाव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बनके पदने के बेर क्यों भागे जाते हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं? हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। न खाने जाऊं न पीने जाऊं। हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते हो। हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल्लगी है? दाव दिया है, दाव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वह तो पेट में चला गया। निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? तुमने दिया था तब मैंने खाया। मैं तुमसे मांगने न गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं भाई। यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब नहीं होंगे। यह सरासर अन्याय था।
गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ, अमरूद समरूद में नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं, एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला नहीं कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक अदने से लड़के के हाथों पिट गया। यह मुझसे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत नहीं की। उन्हीं दोनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे, ये बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी, यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घेराव सा हो गया था। लेकिन हमारे खुशी के फूला न समाता था लड़कों से जिट उड़ रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर है कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की शक्ति है, जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं क्या समझेंगे। उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे, तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना है और मरना भी है। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी ज़िले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आँख किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं इसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित और इस अमर स्मृतियाँ बाएं खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती को लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली हुई जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे